हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एविडेंस एक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज की इस वीडियो में सेक्शन 12 और 13 की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज में मैंने डाल रखे हैं लेक्चर्स बनाकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा। सेक्शन 12 की अगर बात करें, फैक्ट्स एनेबलिंग कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डैमेज इन सूट फॉर डैमेज, एनी फैक्ट विच विल enable the court to determine the amount of damage which ought to be awarded is relevant। सेक्शन 12 हमें कहता है कि फैक्ट्स एनेबलिंग कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डैमेजेस, वो फैक्ट्स जो कोर्ट को मदद करते हैं कि डैमेजेस के लिए कितना कॉम्पनसेशन देना है, कितना मतलब डैमेजेस प्रोवाइड करने हैं पार्टी को, वो फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट रहेंगे। क्योंकि हम 6 से लेके 55 तक यही पढ़ेंगे कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट रहते हैं। तो इसमें कहा, इन अ सूट फॉर डैमेजेस एनी फैक्ट which enables the court to determine the amount of damage which ought to be awarded is relevant। एक सूट के दौरान कोर्ट को जो भी फैक्ट ये बताएगा कि हमें कितना डैमेजेस प्रोवाइड करना है, कितना कॉम्पनसेशन देना है किसी पार्टी को, तो वो फैक्ट रेलिवेंट रहेगा। सेक्शन 12 ये कहता है, ठीक है। अगर बात करें द काइंड ऑफ फैक्ट एडमिसिबल इन एक्शन फॉर डैमेजेस, for damages will vary with the nature of action is whether it is a suit of breach of contract or a tort under the substantive law। ये कहता है कि देखो, जो मैटर है उसका फर्क पड़ता रहेगा। जो डैमेजेस हैं वो केस टू केस वेरी करते रहेंगे। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच था या टॉर्ट कमिट हुआ था, उसके अनुसार उसको दिया जाएगा डैमेज, ठीक है। इसके अंदर केस है शेख गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2008। इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन था, उसकी जो खेती थी, उसके जो खेत थे वो एक नहर के किनारे थे। नहर ओवरफ्लो होकर चल रही थी, तो नहर के ओवरफ्लो होने के कारण उसकी खेती खराब हो जाती है, जिसके कारण कोर्ट उसको कहता है कि अब कोर्ट को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई उसको जो डैमेजेस है वो किस हिसाब से देने हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी उसकी पोटेंशियल इनकम थी, मतलब जो उसकी नॉर्मल इनकम होनी चाहिए थी, उस हिसाब से उसको डैमेजेस प्रोवाइड करवाए गए। सेक्शन 13 की अगर बात करें, सेक्शन 13 में स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसमें यह बताया गया है कि कोई राइट या कस्टम जिसकी हम बात करेंगे सेक्शन 13 में, वो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में है भी या नहीं। अगर कोई चीज, आप खुद मानिए, अगर किसी चीज को हमें एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है, ठीक है, तो हम उसके क्या फैक्ट्स देंगे? या तो हम कहेंगे कि हाँ ये फैक्ट्स हैं कि ये बताते हैं कि ये एग्जिस्टेंस में है, या फिर हम ऐसे फैक्ट्स देंगे जो ये बताएंगे कि हाँ ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। इससे अलग तो कुछ नहीं होगा। तो यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, वेदर द क्वेश्चन इज वेयर द क्वेश्चन इज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। जहां पर एक कस्टम या राइट की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वहां पर जो फैक्ट्स होंगे उसको प्रूव करने के लिए, कैसे फैक्ट्स, एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए वो रेलिवेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल बाद में देता हूं, पहले बेयर लैंग्वेज देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड और डिनाइड, और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो जिसके अंदर जो राइट या कस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में है, या तो वो बनाया गया हो, ऐसा कोई फैक्ट हो जिससे वो पता लगता है कि हाँ ये कस्टम उस टाइम बना था, या फिर उसको मॉडिफाइड किया गया हो, या फिर लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया हो। रिकॉग्नाइज किया गया मतलब वो लॉ बन गया, ठीक है। या फिर उसको डिनाइड किया गया हो या असर्ट किया गया हो, या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो बताता हो कि ये तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, इनकंसिस्टेंट है, कोई ऐसा फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बी पॉइंट, particular instance in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which exercise was dispute, asserted or departed from। इसमें बताया गया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर इंस्टांस जिसमें राइट या कस्टम को क्लेम किया गया हो, या फिर रिकॉग्नाइज किया गया हो, या एक्सरसाइज किया गया हो, मतलब उसका पालन करता आए गए हों, तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं किसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है
जिसको हम कहते हैं कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज राइट टू फिशरी। क्वेश्चन ये है कि राइट है क्या, ए का क्या राइट है कि वो फिशरी करे, हमें क्या पता क्या है। A deed conferring the fishery on A's ancestors, a mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of it by A's father, particular instance in which A's father exercised the right or in which he was stopped by A's neighbor are relevant fact। देखो, मेरे दादाजी हैं, वो दादाजी क्या करते हैं, वो फिशरी करते हैं। वो काम उन्होंने आगे से मेरे पापा जी को दिया, ठीक है, मेरे फादर को दिया। मेरे फादर ने वही काम मुझे ट्रांसफ़र किया। ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज से चलता आ रहा है कि इस एरिया में जो ये पॉन्ड है, यहाँ से जो फिश कलेक्शन का काम है ये हमारा परिवार ही करेगा, तो ये हमारा वहाँ पर राइट है, ठीक है। ये हम देखो, कस्टम तो हर फैमिली के लिए अलग अलग होते हैं। किसी फैमिली में कोई रीति रिवाज किसी ढंग से मनाया जाता है, सोसाइटी का कुछ और तरीके से मनाया जाता है। भाई सोसाइटी के अलग रीति रिवाज होते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अलग होते हैं कस्टम्स। अगर राइट की बात करें तो ये फिशरी का जो राइट है, अगर यहाँ पर मैं ये फैक्ट दे देता हूँ कि देखो जी ये तो मेरा राइट है, ये मेरे पहले से कब क्रिएट हुआ ये तो मुझे पता नहीं, इमोरल टाइम से है, हम जब भी मतलब घर वाले हैं तब से मतलब बहुत टाइम पहले से ही ये तो चल रहा है काम। और दादाजी के पहले से भी उनके पिताजी भी यही काम करते थे, मेरे पिताजी भी यही करते थे, मैं भी यही कर रहा हूँ। हाँ, तो अब ये है, ये एक फैक्ट बन जाता है कि जो कोर्ट को प्रूव करेगा कि हाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी का इनका काम है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है, देखिए अगर कोई पर्सन 20 साल से, लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें, 20 साल से कोई एक पर्सन एक प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो 20 साल के बाद उसके ऊपर अपना वो जमा लेता है कि भाई ये पोजीशन जमा लेता है कि ये तो मेरी ही है सर, ये तो हमारा कस्टम है, ये तो मेरा राइट है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ। तो वहां पर देखा जाता है, अगर ए जो है वो टाइटल डीड ले आता है वहां पर कि भैया आपने जो ये प्रॉपर्टी ली है ना, जो 20 साल की आप बात कर रहे हो, उसमें से आपको 15 साल तो मैंने लीज पे दे के रखी थी, किराए पे दे के रखी थी, आप कैसे कह सकते हो कि आपने मतलब ये आपका अधिकार है, ठीक है। तो ये बात है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि क्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राइट की अगर बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट राइट दोनों ही आते हैं, ठीक है। जैसे फिशरीज बाय फोर फादर, तो ठीक है, अगर एक गांव है, अगर वो एक कुएं से पानी भरता है तो वो कस्टम है वहाँ का, उसका राइट भी है, वो वहाँ के लोग वहीं से पानी भरते हैं, उसको कोई हटा नहीं सकता है वहाँ से, ठीक है। कस्टम क्या है, कस्टम जो है वो काफ़ी टाइम से चलते चलते प्रैक्टिस है, जो अपने आप में एक प्रैक्टिस होती है, लोगों को इतनी वो ज़्यादा मतलब भा जाती है कि लोग उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन ही नहीं करते, ठीक है। अब जैसे दहेज प्रथा एक कस्टम है, लेकिन बुरा कस्टम था, अब तो उसको लॉ ने एक एज अ क्राइम बना दिया है, एज एन ऑफेंस बना दिया है कि डॉरी नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर ये कस्टम, सती प्रथा थी वो भी एक कस्टम था, इनको कस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं, ये इन लोगों के लिए, जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं, इनके लिए माइंडसेट ऐसा है कि ये बहुत अच्छे हैं। ऑल दो कुछ कस्टम बहुत अच्छे हैं जिनको लॉ कंसिडर भी किया गया है, और कस्टम को बहुत पुराना सोर्स भी माना जाता है लॉ का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कस्टम जो है वो काफ़ी टाइम से जब चलते रहते हैं, जब उनका टाइम नहीं पता होता कि वो कब से चल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में होते हैं, तब उनको कस्टम कहते हैं, और रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत बार कस्टम को एज ए लॉ। हमारे पास केस आता है त्रिमाला वर्सेस के.एम. कृष्णन का। इसमें क्या हुआ था कि जो एक जजमेंट आया, उन्होंने बताया कि एक लैंड है, उसके ऊपर दो व्यक्तियों का डिस्प्यूट था, ठीक है। तो उसको जजमेंट में ये बताया गया कि जब वो लैंड के ऊपर दो पर्सन का डिस्प्यूट था, उस जजमेंट को हम फर्दर आगे अगर उसी लैंड पे डिस्प्यूट होता है तो उसको यूज़ किया जा सकता है, जबकि वो जो क्लेम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जजमेंट को, वो पार्टी भी नहीं है अर्लियर प्रोसीडिंग की, फिर भी उसको कर सकते हैं, आगे पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, वेदर द वर्ड एनी ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स द प्रीवियस जजमेंट, द जजमेंट इन अ प्रीवियस सूट though not inter parties is admissible in evidence, it is not the correctness of the previous decision but the fact that these are has in previous decision that established by judgment। देखिए, ये कहते हैं कि जजमेंट को क्या हम किसी एनी ट्रांजैक्शन के अंदर जजमेंट को भी लेके आ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि नॉर्मली अगर प्रीवियस सूट की बात करें तो हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं, तो हम ऐसे ही किसी की जजमेंट को किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, वहाँ पर कुछ और ना, क्या पता कुछ और फैक्ट हो। लेकिन हाँ, इसको कंसिडर किया जा सकता है, बट द फैक्ट दैट देयर हैज़ बीन अ प्रीवियस डिसीजन, ये कंसिडर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा कि हाँ इस चीज़ के ऊपर पहले भी एक बार डिसीजन आया था, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा था 12 और 13। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 14 की बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।